हेलो बच्चों, कैसे आप सब। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज डॉट बुक में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पाठ 13 करेंगे और पाठ का नाम है उद्बोधन। यह सरस्वती शिशु विद्या मंदिर का कक्षा हिंदी का पाठ पुस्तक है। तो चलिए हम लोग पाठ को भी देखते हैं और इसके प्रश्न उत्तर को भी हम लोग देखते हैं। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, प्रस्तुत अंश मैथिली शरण गुप्त की काव्य रचना भारत भारती से उद्धृत है। अर्थात जो काव्य रचना इनका जो है भारत भारती, उसी से यह लिया गया है। ठीक है ना। इसकी रचना उस समय हुई थी जब भारत परतंत्र था, यानी हमारा भारत जब आज़ाद नहीं था, अंग्रेज़ों के गुलाम था। इस कविता ने भारतवासियों को विज्ञान के नए ज्ञान को अपनाकर और समयानुसार चलकर विकास पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं और इसके अर्थ को भी समझते हुए चलते हैं। संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। अर्थात ये दोनों पंक्ति, इसका अर्थ यह हुआ कि यह संसार एक युद्ध भूमि है, अर्थात समर स्थली है। ठीक है ना। इसमें हमें धैर्य बनाए रखना चाहिए। अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए आने वाली कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए। अब दूसरा है पंक्ति, पढ़ते हैं हम लोग। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। ये देखिए, ये दोनों पंक्ति का अर्थ हम यहाँ लिखे हुए हैं, इसका देख लीजिए। जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो। केवल, इसका अर्थ है केवल जीवित रहना काफ़ी नहीं, बल्कि जीवन को वीरता से जीना चाहिए। और वर वीर बनकर आप अपने विघ्न बाधाएं हरो, और अपने मार्ग की बाधाओं को स्वयं दूर करना चाहिए। वीरता से जीना चाहिए और अपने मार्ग की बाधाओं को स्वयं दूर करना चाहिए। इसके बाद तीसरा देखिए यहाँ पर है, बैठे हुए हो व्यर्थ क्यों, आगे बढ़ो ऊंचे चढ़ो। ठीक है ना। है भाग्य की क्या भावना, अब पाठ पौरुष का पढ़ो। इसका अर्थ देखिए, दोनों पंक्ति यहाँ पर लिखे हुए हैं। कवि कहता है, कवि पूछता है कि तुम आलस्य में क्यों बैठे हुए हो। यहाँ देखिए, बैठे हुए हो क्यों, व्यर्थ क्यों। तो देखिए, कवि पूछता है कि तुम आलस्य में क्यों बैठे हो, उठो और आगे बढ़ो, भाग्य के भरोसे मत बैठो, अब परिश्रम और पुरुषार्थ का मार्ग अपनाओ। यहाँ देखिए चौथा में दो पंक्ति है, इसको पढ़ते हैं। है सामने का ग्रास भी मुख में स्वयं नहीं जाता, स्वयं जाता नहीं, हाँ ध्यान उद्यम का तुम्हें तो कभी भी आता नहीं। इन दोनों का अर्थ देख लीजिए यहाँ पर। जैसे सामने रखा हुआ भोजन भी स्वयं मुख में नहीं जाता, वैसे ही बिना प्रयास के कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम परिश्रम करने की सोचते ही नहीं हो, यह दुर्भाग्य है। अगला देखिए, रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता। रखो परस्पर मेल मन से छोड़कर अविवेकता, मन का ही मिलन है, होती उसी से एकता। देखिए, हमारे बीच सच्चा मेल तब होता है जब हम मन से जुड़ेंगे। ठीक है ना। विवेकहीनता को छोड़कर आपसी समझ और प्रेम से ही सच्ची एकता संभव है। अब देखिए छठा का दोनों पंक्ति पढ़ते हैं। तन मात्र के ही मेल से मन भला मिलता कहीं, है बाह्य बातों से कभी अंतःकरण खिलता नहीं। अब देखिए, कवि कहता है कि केवल शरीर यानी तन के मेल से बाहरी संबंधों से सच्चे मन का मिलन नहीं हो सकता है। तन का मेल या बाहरी संबंधों के मेल से संबंधों के सच्चे मन का मिलन नहीं हो सकता है। जब तक दिल से भावना, आत्मीयता और विचारों की समानता न होगी, तब तक सच्चा संबंध नहीं बनता है। सातवां दोनों पंक्ति हम पढ़ रहे हैं। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, वह जल कर हम लोग को रोशनी देता है, आलोक देता है। पर एक हम में दूसरों को दे रहा संताप है, लेकिन एक हमें जो दूसरों को संताप दे रहे हैं। देखिए व्याख्या है, कवि कहते हैं कि दीपक निर्जीव होते हुए भी, अर्थात जड़ होते हुए भी खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, जबकि हम जैसे चेतन प्राणी, मतलब जिसमें हमारे में चेतना है, न बुद्धि है और भावना है, एक दूसरे को कष्ट पहुंचा रहे हैं। अब देखिए आठवां दोनों पंक्ति हम पढ़ रहे हैं। क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं, गए बीते नहीं,
हे भाइयों, इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। अब फिर कभी पूछते हैं कि क्या हम अब दीपक जैसे जड़ वस्तुओं से भी नीचे गिर गए हैं? हम तो इस प्रकार नहीं थे, अर्थात हम तो सेवा, त्याग और परोपकार के लिए जाने जाते थे। नवा है, दोनों पंक्ति पढ़ते हैं। हमको समय को देखकर ही नित्य चलना चाहिए, बदले हवा जब जिस तरह हमको बदलना चाहिए। अब देखिए, हमें समय के अनुसार चलना चाहिए। जैसे हवा की दिशा बदलने पर नाव की दिशा बदली जाती है, वैसे ही हमें भी अपने जीवन को समय के अनुसार ढालना चाहिए। 10वां दोनों पंक्ति पढ़ रहे हैं। विपरीत विश्व प्रवाह के निज नाव जा सकती नहीं, अब पूर्व की बातें सभी प्रस्ताव पा सकती नहीं। देखिए, दोनों का अर्थ यहाँ पर लिखे हुए हैं। कवि कहना चाहते हैं कि जैसे तेज बहती नदी धारा के विपरीत नाव को चलाना कठिन होता है, वैसे ही समाज और दुनिया में जो नया बदलाव आ रहा है उसके विरुद्ध जाना भी व्यर्थ है। अब देखिए, और कवि कहते हैं, आज का युग नई सोच, नई तकनीकी और नए विचारों का है। पुराने समय की बातें और नियम अब स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए समय के साथ कदम मिलाकर चलना ही बुद्धिमानी है। अब देखिए, है बदलता रहता समय, उसकी सभी घातें नई, कल काम में आती नहीं है आज की बातें कहीं। इसका अर्थ यहाँ पर था, आज का युग नई सोच, तकनीक और नए विचारों का है। पुराने समय की बातें और नियम अब स्वीकार नहीं किए जाते, इसलिए समय के साथ कदम मिलाकर चलना ही बुद्धिमानी है। अब 11वां पंक्ति पढ़ते हैं, दो पंक्ति एक ही साथ है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो, तब ठीक वैसे ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। अर्थ देखिए, कवि कहते हैं कि समय निरंतर बदलता रहता है, इसलिए पुरानी बातें सभी उपयोगी नहीं है। सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम समय, परिस्थिति और प्रकृति के अनुसार अपने काम करने के ढंग को भी बदलें। माने जैसा परिस्थिति रहेगा वैसा ही हमारे काम करने का ढंग भी होना चाहिए, तभी सफलता मिलेगी। यहाँ देख लीजिए, दो पंक्ति एक साथ पढ़ते हैं। प्राचीन हो कि नवीन, छोड़ो रूढ़ियों जो हो बुरी। जो भी, चाहे पुरानी मान्यताएं हों चाहे नई बातें हों, अगर वो अच्छी नहीं हो तो उसको त्याग देना चाहिए। बनकर अविवेकी तुम दिखाओ हंस जैसे चातुरी। अब देखिए, चाहे कोई परंपरा प्राचीन हो या नई, यदि वह गलत या हानिकारक है तो उसे छोड़ दो। विवेकशील बनकर हंस की तरह अच्छे और बुरे में भेद करो। जिस प्रकार से हंस है नीर और चिड़िया ने दूध और पानी को अलग कर देता है, उसी प्रकार से हम लोगों को भी विवेकशील होना चाहिए, विवेकी होना चाहिए और अच्छे बुरे में हम लोग को पहचानना चाहिए कौन सही चीज़ है कौन गलत चीज़ है। अब देखिए, दोनों को पढ़ते हैं। प्राचीन बातें ही भली हैं, यह विचार अलीक है, जैसी अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। यह सोचना कि केवल पुराने बातें ही अच्छी होती हैं, यह भ्रम है। ठीक है ना, कोई बोलता है पहले तो अच्छा होता था, लेकिन ऐसा बात नहीं है, पहले भी कई बातें गलत होती थी। तो देखिए, कवि कहते हैं, यह सोचना कि केवल पुराने बातें ही अच्छी होते हैं, यह भ्रम है। जो जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार नियम और व्यवस्था बदलनी चाहिए। अब आगे देखिए, दो पंक्ति फिर पढ़ते हैं। प्राचीन बातें भली हैं, यह विचार अली के हैं, जैसा अवस्था हो जहाँ वैसी व्यवस्था ठीक है। यह सोचना कि केवल पुरानी बातें ही अच्छी होती है, भ्रम है। जो जैसी परिस्थिति हो उसी के अनुसार नियम और व्यवस्था बदलनी चाहिए। अब देखिए, दो पंक्ति और पढ़ते हैं। सर्वत्र एक अपूर्व युग का हो रहा संचार है, देखो दिनों दिन बढ़ रहा विज्ञान का विस्तार है। देखिए, आज हर क्षेत्र में एक नया युग आ रहा है, ठीक है ना, और विज्ञान तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हमें इस परिवर्तन को समझना और अपनाना चाहिए, नहीं तो हम बहुत पीछे हो जाएंगे। अब देखिए, आखिरी दो पंक्तियां हैं। अब तो उठो, क्या पढ़ रहे हो व्यर्थ सोच विचार में, सुख दूर जीना भी कठिन है, श्रम बिना संसार में। कवि बोलते हैं कि अब और सोचने का समय नहीं है, उठो और कार्य में लग जाओ। इस संसार में बिना मेहनत के न सुख मिलता है और न ही जीवन जीना आसान होता है। मैथिली शरण गुप्त। तो चलिए, इसको हम लोग अब आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका शब्दार्थ है, इसको याद कर लीजिएगा। ये देख लीजिए। अब इसके अभ्यास में हम लोग देखते हैं। तो मौखिक प्रश्न आपका 4 है, फिर लिखित प्रश्न आपका 7 है। इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। मौखिक पहला प्रश्न है,
आगे बढ़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उत्तर है आगे बढ़ने के लिए हमें आलस्य छोड़कर पुरुषार्थ करना चाहिए, कठिनाइयों से डरना नहीं चाहिए और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयत्न करते रहना चाहिए। दूसरा है मनुष्य में एकता क्यों नहीं है? तो उत्तर है मनुष्य में एकता इसलिए नहीं है क्योंकि लोग केवल बाहरी मेल मिलाप को ही एकता समझते हैं, जबकि सच्ची एकता मन के मेल से होती है। एकता के लिए स्वार्थ, ईर्ष्या और लालच को त्यागना होगा। अब देखिए तीसरा है हमें स्वयं को किसके अनुसार बदल लेना चाहिए? उत्तर है हमें स्वयं को समय और परिस्थितियों के अनुसार बदल लेना चाहिए। चौथा है उद्बोधन कविता का मुख्य भाव क्या है? तो उत्तर है इस कविता का मुख्य भाव है कर्मवीर बनकर अपने मार्ग की बाधाओं को दूर करो, एकता की भावना का प्रसार करो, समय के साथ चलो तथा विज्ञान को अपनाकर राष्ट्र का विकास करो। इस कविता उद्बोधन का यही मूल भाव है। कवि यही आपको समझाना चाहता है। लिखित प्रश्न देख लीजिए, इस कविता में कवि किसे और क्या प्रेरणा दे रहा है? तो उत्तर है इस कविता में कवि भारतवासियों को विज्ञान के नए ज्ञान को अपनाकर और समय अनुसार चलकर विकास पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दे रहा है। दूसरा है कवि किस प्रकार का बनने को कहता है? भाग्यवादी और अथवा आशा कवि किस प्रकार का बनने को कहता है? भाग्यवादी अथवा पुरुषार्थी? क्यों और क्यों, ये भी पूछ रहा है। देखिए कवि मनुष्यों को भाग्य भरोसे न रहकर पुरुषार्थी बनने को कहता है, क्योंकि बिना श्रम के न तो सामने रखा भोजन भी मुख तक आता है, बिना श्रम के तो सामने रखा भोजन भी मुख तक नहीं जाता। पुरुषार्थ से ही भाग्य का उदय होता है। भाग्य भरोसे बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। अगर भाग्य भरोसे हैं कि भाग्य में अगर होगा, मान लीजिए कि अगर नौकरी होगा तो अब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो कभी भी नहीं होगा, उसको आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर भाग में आप सोच रहे हैं कि परीक्षा पास हो जाएंगे तो जब तक पढ़ेंगे नहीं तो भाग में लिखा भी होगा तो भी फेल हो जाएंगे। अब देखिए तीसरा है एकता किस प्रकार स्थापित की जा सकती है? तो उत्तर है कवि के अनुसार सच्ची एकता केवल बाहरी मेल से नहीं बल्कि दिलों के मेल और मन की एकता से होती है। चौथा प्रश्न है दीपक हमें क्या शिक्षा देता है? हम में और दीपक में क्या अंतर है? उत्तर है दीपक हमें यह शिक्षा देता है कि जिस प्रकार वह स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार हमें भी अपने स्वार्थ को त्याग कर परोपकार करना चाहिए, दूसरों को उपकार करना चाहिए। पांचवा प्रश्न है कवि समय को देखकर चलने के लिए क्यों कहता है? तो उत्तर है कवि समय को देखकर चलने के लिए प्रेरणा इसलिए देता है क्योंकि, मेन उत्तर यहाँ से है, क्योंकि समय के अनुसार नई समस्याएं और नए समाधान होते हैं। पुरानी बातें हर युग में काम नहीं आती हैं, इसलिए बुद्धिमत्ता इसी में है कि हम बदलते युग के साथ स्वयं को ढालें। अगर हम पुराने विचार और परंपराओं में ही अटके रहेंगे तो प्रगति नहीं कर पाएंगे। छठा प्रश्न है रूढ़ियों के बारे में कवि का क्या मत है? रूढ़ियों मतलब पुरानी बातें जो हैं। तो देखिए रूढ़ियों के बारे में कवि का मत है कि कल जिन परंपराओं को हम सही मानते थे, हो सकता है आज वो हमारे लिए उपयुक्त न हो। रूढ़ियाँ चाहे पुरानी हो या नहीं, यदि वह अहितकर हो तो उसे त्याग देना चाहिए। अब सातवां प्रश्न है इस कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखना है। तो देखिए इस कविता का मूल भाव है मनुष्य को भाग्य पर निर्भर न रहकर पुरुषार्थ करना चाहिए, अर्थात मेहनत करना चाहिए। समय के अनुसार अपने विचारों को बदलते रहना चाहिए, बदलना चाहिए और एकता, विवेक तथा परिश्रम के साथ राष्ट्र के विकास में योगदान देना चाहिए। चलिए देखते हैं आगे क्या है। मौखिक प्रश्न हो गया, लिखित प्रश्न हो गया, इसके बाद है सप्रसंग व्याख्या करना है। ये देखिए पंक्तियों को व्याख्या करना है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। इसके बाद अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है। अच्छा पहले इसको व्याख्या कर लेते हैं। चलिए देखिए सप्रसंग व्याख्या है, इसको पढ़ लेते हैं। जड़ जीव तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरों को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में है गए बीते नहीं? हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। देखिए इसका अर्थ है कवि कहता है कि दीपक निर्जीव होते हुए भी खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, जबकि हम जैसे चेतन प्राणी यानी कि जिसमें हम लोग का दिमाग है और हम लोग का क्या है भावना है,
चेतन प्राणी हैं एक दूसरे को कष्ट ही पहुंचा रहे हैं। अब जो दूसरी पंक्ति है, क्या हम जड़ों से भी जगत में हैं गए बीते नहीं, हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। तो इसका अर्थ है कि कवि फिर पूछते हैं कि क्या हम दीपक जैसे जड़ वस्तुओं से भी नीचे हो गए हैं, अर्थात जिनमें जान नहीं है, निर्जीव वस्तुओं से भी हम नीचे हो गए हैं। हम तो इस प्रकार नहीं थे, अर्थात हम तो सेवा, त्याग और परोपकार के लिए जाने जाते थे। अब अगला देखिए, है बदलता रहता समय उसकी सभी घातें नहीं, कल काम में आती नहीं है आज की बातें कही, है सिद्धि मूल यही कि जब जैसा प्रकृति का रंग हो तब ठीक वैसा ही हमारी कार्यकृति का ढंग हो। अब देखिए कवि कहते हैं कि समय निरंतर बदलता रहता है, इसलिए पुरानी बातें सभी उपयोगी नहीं है। सफलता पाने के लिए आवश्यक है कि हम समय, परिस्थिति और प्रकृति के अनुसार अपने काम करने के ढंग को भी बदलें। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न है, गद्यांश अरे पद्यांश को पढ़ना है, उत्तर देना है। जड़ दीप तो देकर हमें आलोक जलता आप है, पर एक हम में दूसरों को दे रहा संताप है। क्या हम जड़ों से भी जगत में हो गए हैं नहीं, हो गए बीते नहीं, हे भाइयों इस भांति तो तुम थे कभी जीते नहीं। तो देखिए कवि का नाम बताना है, तो इसके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। अब देखिए दीपक की तुलना में हम कैसा व्यवहार करते हैं, दीपक से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, ये दोनों का प्रश्न का उत्तर हम आपको उधर लिखे हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न है, दीपक की तुलना में हम कैसा व्यवहार करते हैं, तो उत्तर है दीपक की तुलना में हम दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, जबकि दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। तीसरा प्रश्न है, दीपक से हमें क्या प्रेरणा लेनी चाहिए, तो उत्तर है दीपक से हमें यह प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें दूसरों की भलाई करने के लिए स्वयं कष्ट सहने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए दोनों प्रश्न का उत्तर हो गया। चौथा है, संताप शब्द का अर्थ है, तो संताप का अर्थ है कष्ट। उसके बाद बहुवैकल्पिक प्रश्न है, आपका टिक करना है। पहला प्रश्न है, संसार की समर स्थल यानी युद्ध भूमि में मनुष्य को क्या धारण करना चाहिए, इसमें आपको धीरता धारण करना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद किसे त्यागने पर परस्पर मेल स्थापित होता है, तो देखिए विवेकता, इसको तो रखना चाहिए। तो यहाँ देखिए अविवेकता को त्यागना चाहिए और ईर्ष्या को त्यागना चाहिए, यानी इसका उत्तर आपका हो जाएगा ख और ग, यानी कि आपका मेन आंसर हो जाएगा आपका घ। इसके बाद में देखिए इसको हटा देते हैं, आप शायद कंफ्यूज हो जाइएगा। इसका आंसर आपका घ है ना। विवेक अरे किसके बिना संसार में जीना भी कठिन है, तो श्रम के बिना यानी मेहनत के बिना संसार में जीना भी कठिन है, ठीक है ना। इसके बाद मूल परक प्रश्न है, जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति पशु के समान है, कथन की सार्थकता स्पष्ट करते हुए तर्क देना है। तो चलिए इसको हम देख, जो केवल अपने लिए जीते हैं वे व्यक्ति पशु के समान है, कथन की सार्थकता स्पष्ट करते हुए तर्क देना है। तो देखिए जो लोग सिर्फ अपना ही फायदा सोचते हैं वो इंसान कहलाने लायक नहीं है, वे तो पशु के समान है। इंसान वही है जो दूसरों का दुख समझे, मदद करे और समाज के लिए कुछ करे। चलिए आगे देखते हैं क्या है। ये वाला अलग उत्तर है, इसको लिखिएगा मत, इसका प्रश्न हम आपको दिखा रहे हैं, उत्तर यहीं तक है। यहाँ देखिए मूल परक प्रश्न हो गया। अब देखिए विलोम शब्द लिखना है। मृतक का जीवित हो गया, मिलन का विछोह या बिछड़न हो गया, पूर्व का पश्चिम हो गया, अविवेक का विवेक हो गया, निज का पर या पराया होगा, शुद्ध का विशुद्ध हो गया। एक वचन रूप में लिखना है। संकटों का संकट हो गया, बातें का बात, बाधाओं का बाधा, घाते का घात। इसके बाद में पर्यायवाची शब्द लिखना है। मुख का मुँह हो गया, हंस का मराल हो गया, संसार का दुनिया, उद्यम का उद्योग, प्राचीन का पुराना, पथ का रास्ता। अब देखिए कल्पना करना है, यदि आपका कोई भी कार्य समय अनुसार ना हो तो क्या होगा। इसी के साथ पाठ समाप्त होता है। चलिए इसको प्रश्न को देख लेते हैं। यदि आपका कोई कार्य समय अनुसार न हो तो क्या होगा, यहाँ देख लीजिए है। यदि कार्य समयानुसार न हो तो उसका लाभ नहीं मिल पाता है और परिणाम भी विपरीत हो सकते हैं। समय की अनदेखी करने से जीवन में अव्यवस्था, असफलता और पछतावा आता है। समय बदलता है सफलता की कुंजी है। तो इसी के साथ ही आज पाठ समाप्त होता है और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल मनोज.बुक को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब लगभग 1000 होने ही वाला है सब्सक्राइबर, तो ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।